नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। आबकारी पुलिस अपनी अकर्मण्यता के लिए जानी जाती है, मगर इस बार उसने मामूली ही सही कुछ तो हरकत की। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उसने फरार हुई महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला 10 महीने से फरार चल रही थी। शराब तस्कर के घर से 55 शराब के पौवे में 3 लीटर हथकड़ शराब बरामद हुई। पुलिस महिला को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान करेगी। आबकारी इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह ने बताया कि मंगलवार को कार्रवाई करते हुए सांसी बस्ती भगवानगंज निवासी ममता पत्नी कंवरलाल सांसी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला के घर पर पूर्व में दबिश देकर 55 पौवे और 3 लीटर हथकड़ शराब बरामद की गई थी। इसके खिलाफ अवैध शराब को लेकर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वे फरार चल रही थी। महिला को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इसके साथ ही उसके पूर्व के मुकदमे को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग अजमेर दक्षिण में लगभग 10 माह से फरार मुलजिमा ममता वैभव कंवरलाल को आज प्राप्त दबिश दी जाकर उनके घर से सांसी बस्ती भगवानगंज से गिरफ्तार किया गया है। ये लगभग 10 माह से फरार चल रही थी। इनके विरुद्ध 10 माह पूर्व एक अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें इनसे 55 पौवे RML एवं 3 लीटर हथकड़ नजा शराब बरामद की गई थी। एक तरफ जहां आबकारी विभाग ने फरार चल रही महिला शराब तस्कर को पकड़ा, वहीं अजमेर शहर में अवैध जुए सट्टे के साथ अवैध शराब तस्करी बेरोक टोक जारी है। शराब तस्कर रात 8 बजे बाद सरकारी रेट के बदले ऊंचे दामों पर शराबियों को शराब बेचते हैं। बीती रात सदर कोतवाली थाना पुलिस ने थाईलैंड मार्केट में अवैध रूप से शराब बेचते शराब तस्कर सुरेश काठक को 52 पौवे देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सदर कोतवाली थाने में ASI शिवलाल ने बताया कि पुलिस गश्त को देखकर एक युवक भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ा गया और उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 52 देसी शराब के पौवे बरामद किए गए। बहरहाल अजमेर की पुलिस ने ऐसे छोटे मोटे शराब तस्करों को गिरफ्तार कर इतिश्री पूरी कर ली, मगर अब भी बड़े शराब तस्कर पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। मुझे इतना मिली कि थाईलैंड मार्केट में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास में देसी शराब हो सकती है, वो बेचने की फिराक में खड़ा है। मैं जाते के थाईलैंड मार्केट पहुंचा, जहां पर मुताबिक इतला के एक व्यक्ति खड़ा मिला, जिसको चेक किया तो उसके हाथ में एक सफ़ेद प्लास्टिक का कट्टा था। थैला चेक किया तो उसमें कच्चा निमोड़ा सादा मदिरा के पौवे मिले। जयपुर रोड TT कॉलेज के सामने खुले नाले से होने वाली परेशानी अब क्षेत्रीय लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। नाले की इसी समस्या को लेकर वरिष्ठ नागरिक अब्दुल रहीम मोहिनी ने आज कांग्रेसी नेता राजेश टंडन के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अब्दुल रहीम मोहिनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के द्वारा शहर भर के नालों को दुरुस्त किया गया, मगर जयपुर रोड स्थित TT कॉलेज के सामने वाले नाले को अभी तक कवर नहीं किया गया, जिसके आए दिन वहाँ पर दुर्घटना हो रही है। कई बार जिला प्रशासन को इस नाले की समस्या से निजात दिलाने के लिए शिकायत दी गई, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आज वरिष्ठ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेश टंडन के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाले को कवर करवाने की मांग की गई। रोडवेज बस स्टैंड से RTO दफ्तर तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक नाला बना, उस नाले को सब जगह कवर किया गया। उसमें पानी के पाइप डाल करके ऊपर से इनके घर के सामने जो TT कॉलेज के सामने है, वो 30 फुट का मार्ग है, जिसको इनके घर के सामने से कवर नहीं किया गया है। वो किसी मिली भक्ति की वजह से ऐसा काम हुआ है, और जिसमें इतना जब बड़ा काम हो गया तो इस पूरे रोडवेज बस स्टैंड से RTO तक 4-6 किलोमीटर तक नाला बना के और उसको कवर किया गया है। इनके घर के सामने ही बिना कवर के है, और ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। इसलिए मैं आज जब ये मेरे पास आए कि उसमें कई बार गिर चुके हैं, इनके परिजनों को उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आज ये एक बड़ा इनका दर्द सब महसूस हुआ कि भाई इनके साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है। इसलिए मैं आज स्वयं कलेक्टर महोदय के पास इनको लेकर के आया हूँ कि अगर ये नाला नहीं बना तो मैं इस संबंध में राज्य सरकार के से भी बात करूँगा, और राज्य सरकार से बात करके इनको रिलीफ दिलाने की पूरी चेष्टा करूंगा। जब ये 30 फुट का 5 किलोमीटर में 30 फुट नहीं बनाना, ये बदनीति को साबित करता है। करीब 100-150 साल पुराना मकान है, जिसका आज हाउस नंबर 768/2 AMC है। ये जो अजमेर में जो पूरे नाले थे खुले हुए, उनको भरा गया है, लेकिन सिर्फ मेरी जो जगह है वहाँ पर जो ना 21 फीट की जगह है, वो जो ना अभी तक भरी नहीं गई है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने आया।
बारिश के बाद यूं तो पूरे शहर की हालत खराब है, जगह जगह पानी वाली झीलें पसरी हुई है, मगर रेलवे अंडरपास में जल भराव से वार्ड 54 के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास में जल भराव होने के कारण पैदल जाने वाले लोग मजबूरी में रेलवे लाइन के ऊपर से निकलते हैं, जिससे कभी भी ट्रेन हादसा हो सकता है। आज वार्ड 54 के पार्षद सुनील धानका ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर अंडरपास में भरे पानी को निकलवाने की मांग की। मदार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक के नीचे अंडरपास बनाए गए हैं। बरसात के बाद अंडरपास में पानी भर गया। वार्ड पार्षद सुनील धानका ने बताया कि अंडरपास में पानी निकासी नहीं होने के कारण बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाओं व आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार रेलवे से शिकायत की जा चुकी है, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों को अंडरपास से निकालने के लिए मजबूरन होना पड़ रहा है। आज वार्ड 54 के पार्षद सुनील धानका ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर अंडरपास में भरे पानी को निकलवाने की मांग की। मदार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक के नीचे अंडरपास बनाए गए हैं। बरसात के बाद अंडरपास में पानी भर गया। वार्ड पार्षद सुनील धानका ने बताया कि अंडरपास में पानी निकासी नहीं होने के कारण बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाओं व आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार रेलवे से शिकायत की जा चुकी है, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों को अंडरपास से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास में वार्ड नंबर 54 जो मदार का क्षेत्र है, वहाँ पे मदार रेलवे स्टेशन के समीप एक आरयूबी बना हुआ है, अंडरपास 42 संख्या, और उसी के जस्ट आगे नेहरू नगर में एक 43 संख्या अंडरपास और एक 43A और 43B, मतलब टोटल 3 अंडरपास में ये वार्ड नंबर 54 में है। और एक मात्र 43A का पानी अब उतरा है, बाकी 2 के अंदर पानी लबालब अभी भी भरा हुआ है। आए दिन वहाँ पे रोज की रोज कम से कम एक दिन में 3 बार पानी निकासी करनी पड़ती है, तब जाकर उसका पानी उतरता है, पुनः वापस भर जाता है। आए दिन की समस्या है। वहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से हमने बार बार निवेदन किया है, रेल प्रशासन से निवेदन किया है, DFCC-IL से निवेदन किया है। आज माननीय कलेक्टर मोदी को बताने आए हैं कि हमारी जो समस्या है वह दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ से जो 43A और 43B नेहरू नगर के जो अंडरपास है, उसके बीचों बीच एक नाका मदार सरकारी स्कूल भी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसके अंदर जो आए दिन बच्चों को जो मात्र स्कूल में आने के लिए वहीं से एक मात्र रास्ता है, अंडरपास के अंदर से ही आना पड़ता है। लेकिन उसमें पानी होने के कारण बच्चों को मजबूरन अंडरपास में नहीं आके रेलवे ट्रैक पार करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन हादसे होने का डर बना रहता है। वहाँ के लोग बाग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्षा ऋतु से लेकर आज दिनांक तक वहाँ पे 3 हादसे हो चुके हैं। DFCC-IL ने एक 43 नंबर B पे एक नाला था, जिस नाले को उन्होंने बंद कर दिया है, जिसके कारण ये जो आरयूबी है वो उसमें नाले का पानी अब रिसने लग गया है और वो रेगुलर आरयूबी भरा रहता है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने आज 1 घंटे कार्य का बहिष्कार किया और बसों का चक्का जाम किया। कार्य बहिष्कार के दौरान रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान में सरकार बदल गई और कई अधिकारी भी बदल गए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्रियों पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। राजस्थान रोडवेज संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के बैनर तले प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिवाली के त्योहार पर मांगे पूरी करने को लेकर मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान वादा किया था कि उनकी सभी मांगे जायज हैं और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। उनके सरकार बनती है तो वह सबसे पहले इन मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उनकी सभी मांगे अधूरी पड़ी हैं। उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, जिसके चलते राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने कहा है कि राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही। दीपावली के इस त्योहार पर हर वर्ष की भांति वेतन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। राजस्थान रोडवेज विभाग की हालत खराब है और रोडवेज बसें भी विभाग को मुहैया नहीं कराई जा रही। इसी तरह की 21 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 24 नवंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान भी कर्मचारी संगठनों की ओर से किया गया है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो फिर मजबूरन आम जन के सहयोग से हड़ताल की जाएगी। मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया था, सुबह जल्दी आया था और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उस हिसाब से आए थे, लेकिन अभी काफ़ी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पर आए हुए और काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है हम लोगों को। देखिए, आज का प्रदर्शन हमारा पूरे राजस्थान रोडवेज के अंदर प्रत्येक इकाई पर 1 घंटा 1 से 2 बजे का कार्य बहिष्कार का है और ये जो कार्यक्रम है वर्तमान राज्य सरकार जो है
वो हमारी रोडवेज के प्रति लगातार निरंतर रूप से उपेक्षा बरती जा रही है। उसके साथ साथ रोडवेज के अंदर अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को वो संरक्षण देती जा रही है और इसी के साथ रोडवेज के अंदर जो व्याप्त कुप्रबंधन हो उसको सही नहीं कर पाए, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। और हमारी मांगे ऐसा कुछ नहीं, हमारी मांगे 2 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक की पूरी आम जनता की मांगे हैं, रोडवेज की मांगे नहीं है, जिसमें जनता के लिए नई बसों की खरीद करना, जनता के लिए नई भर्तियां चालू करना, जनता के लिए रोडवेज को विकसित करना, जनता के लिए रोडवेज के बस अड्डों का रिन्यूवेशन करना, जनता के लिए रोडवेज के बेड़े में बसों की भर्ती करके प्राइवेटों को दूर खिसकाना जैसी, जनता के लिए रोडवेज को आगे बढ़ाने के लिए अराष्ट्रीयकृत जितने भी मार्ग है उनको राष्ट्रीयकृत करना जैसी बातें लेकर के पूरी हमारी करीबन जो 10 मांगे वो आम जनता की है। हमारी मांग मात्र एक है, जो हमारी एक तरीके से मांग नहीं है। 2 महीने से हमारा वेतन बकाया पड़ा है। क्या कोई मजदूर बिगर काम करे या बिगर पैसा ले, पैसा मांगे तो शर्म की बात है, मगर काम करने के बाद उसकी मजदूरी नहीं मांगेगा क्या? आज हमारा पहला नहीं है, ये 9 चरणों का आंदोलन जारी है। सरकार को 1 महीने पहले ज्ञापन दे चुके हैं, प्रबंध प्रशासन को भी दे चुके हैं, निगम के अधिकारियों को भी दे चुके हैं और उसका आज हमारा 4था चरण है। और पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जो 52 डिपोज है सबके 1 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। सरकार को पता है कर्मचारियों के 2-3 महीने से पेंशन तनख्वाहें नहीं आ रही है, दिवाली सिर पे आ गई है, कर्मचारी को दुकानदारों ने देना बंद कर दिया है, इनकी EMI कट रही है, बैंक लोन कट रहे हैं जिन पे ब्याज लग रहा है, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, बिजली के बिल कट रहे हैं। ऐसी स्थिति में शर्मा को, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। कम से कम त्योहार पे इन बच्चों को 3-3 महीने से जो वेतन नहीं दिया गया है, क्या इनसे पूछा जाए, मंत्रियों से पूछा जाए या राज्य कर्मचारी से पूछा जाए कि इनको वेतन नहीं मिला? एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य में हुई लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब बाइक सवार के ऊपर एलिवेटेड रोड से नीचे गिरी लोहे की एंगल युवक के सर पर जा गिरी, जिससे युवक जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद युवक ने सदर कोतवाली थाने में एलिवेटेड निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मिसरपुरा पिसांगन निवासी चंपा सिंह गंगा सिंह रावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि 9 सितंबर को वह अपने कार्यालय खान सुरक्षा महानिदेशालय से अपने घर जा रहा था। जब स्टेशन के सामने से गुजर रहा था तब निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड से अचानक लोहे का बड़ा एंगल सिर पर आ गिरा, जिससे उसके सिर, पैर व कंधे पर काफी चोट आई और वह बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो पता चला कि उसे कोई अनजान व्यक्ति ऑटो में बैठाकर जेएलएन अस्पताल ले गया। जेएलएन अस्पताल से उसके परिजन उसे मेडिकल अस्पताल ले गए। वहां पर भर्ती होने के पश्चात MRI कराई गई और डॉक्टर्स ने इसे गंभीर चोट बताई और ICU में एडमिट कर लिया। इस दुर्घटना से काफी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति हुई। युवक 10 सितंबर को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यालय खान सुरक्षा महानिदेशालय मुख्यालय धनबाद में ड्राइवर पोस्ट पर होने वाले ग्रेड 1 के पद के लिए इंटरव्यू देने जाने वाला था, उससे भी चूक गया। इन सब की जिम्मेदारी एलिवेटेड रोड की निर्माण कंपनी सिम्फोनिया एंड ग्राफिक्स है। इसी की लापरवाही की वजह से इस दुर्घटना का युवक को शिकार होना पड़ा। इसमें युवक की जान भी जा सकती थी। यह मानववध जैसा अपराध है। इस कंपनी की लापरवाही से वह अपने कार्यालय का इंटरव्यू नहीं दे पाया और उसे शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अतः कार्रवाई की जाए। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ASI राजेश सिंह को सौंपी है। 17/10/22 को चंपा सिंह सुनो गंगा सिंह निवासी केशवपुरा ने थाने पर रिपोर्ट दी कि दिनांक 9/9/2022 को जब मैं मेरे कार्यालय से घर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन के सामने जो ब्रिज बन रहा है उससे मेरे एक एंगल गिरी सिर में और मेरे पैर में, कंधे पर चोट आई। राहगीरों ने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद में इलाज लिया। लेने के बाद आज दिनांक 17/10/22 को थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इस कंपनी के खिलाफ क्या मुकदमा? हाँ, एलिवेटेड रोड के जो काम कर रहे हैं ना उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। ठेकेदार के खिलाफ? हाँ, ठेकेदार के खिलाफ। आपका नाम? हेड कांस्टेबल भागचंद। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही चोर, उचक्के, लुटेरे, बदमाश सक्रिय हो चुके हैं। बीती रात अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने पति के साथ घर लौट रही शिक्षिका का पीछा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वैशाली नगर मानसरोवर कॉलोनी में वारदात के दौरान शिक्षिका ने काफी संघर्ष किया, लेकिन आरोपी पर्स छीन कर ले गए। वारदात के दौरान शिक्षिका गिरकर जख्मी हो गई। उसने कृष्णगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश में जुटी है। वैशाली नगर ईदगाह रोड जंबेश्वर नगर निवासी सीमा चांदना गांव राजोसी की स्कूल में शिक्षिका है। वह सोमवार दोपहर स्कूल से लौटी
तो अपने श्रीनगर रोड स्थित पुराने मकान पर रुक गई। देर शाम पति अनिल महेंद्र के साथ नया बाजार स्थित ज्वेलर्स के यहाँ आभूषण लेने पहुंचे। यहाँ से वे स्कूटर पर घर के लिए रवाना हो गए। वैशाली नगर इनकम टैक्स कॉलोनी के नजदीक पीछे से तेज रफ्तार स्कूटर सवार 2 युवक गलत दिशा से आगे निकलते हुए उसके पास आए। पीछे बैठे युवक ने उसके पर्स पर झपट्टा मारा। उसने पर्स को मजबूती से पकड़ते हुए शोर मचाया। चलते स्कूटर पर खींचतान के बाद आरोपी पर्स छीन ले गए। छीना झपटी में वह सड़क पर गिर गई। उसके हाथ, पैर व चेहरे पर चोट आई। वारदात से अनजान उसके पति कुछ दूरी पर जाकर रुके, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम बाज़ार से आ रहे थे। वैशाली नगर ममता स्वीट से थोड़ा ही हम आगे आए तो पीछे से 2 लड़के आए। उन्होंने हमको ओवरटेक करते ही मेरी वाइफ के बीच में, हम दोनों के बीच में पर्स पड़ा हुआ था। पर्स पे झपट्टा मारा और काफ़ी छीना झपटी हुई तो उसमें पर्स की तनी टूट गई। वो तो हाथ में रह गई, पर्स लेके वो चले गए और उसी के साथ में वाइफ पलटा खा के ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में चोटें आई। उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए, RK हॉस्पिटल। वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया और वहाँ से जाके हम कृष्णगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन्होंने कहा कि कल तक हम आपको कोई रिज़ल्ट दे देंगे। इसके बाद CCTV वगैरह हम देखने के बाद आपको बताएंगे कि भाई क्या हम कर सकते हैं। उसमें सामान था कि 5-7 हज़ार रुपये थे, एक मोबाइल था, स्कूल की चाबियां थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी स्कूटर पे, अच्छा, एक्टिवा पे। ये ममता वाली रोड पे आगे आई, इनकम टैक्स कॉलोनी आती है, वहाँ पर प्याज आलू वाले खड़े रहते हैं। जैसे ही मैं प्याज आलू वाला एक ठेला उसके पास से गुजर रहे थे, पीछे से एक स्कूटी पे 2 लड़के थे। उन्होंने एकदम कट मारा उल्टी साइड और मेरे से छीना झपटी करी। मैंने बहुत अपना पर्स पकड़ा, बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन स्कूटर इनसे रुका नहीं। ये चलाते गए, मैं गिर गई। अच्छा। बेल्ट मेरे हाथ में रह गया, वो ले गए। हम अपने पुराने घर से आ रहे थे, श्रीनगर रोड पे है। मैं स्कूल से आई हूँ। अच्छा। वहाँ उतर गई थी। मैं वैन में आती हूँ जी, राजस्थान से रोज। एक्चुअली हमने ऑर्डर दिया था RR पे एक रिंग का, उसकी डिलीवरी ली है बस। पर्स में मेरे मोबाइल जी, मेरे ऑफिस वो स्कूल के अलमारी की चाबियाँ, साथ में मेरी स्कूल ID ओरिजिनल, प्लस मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स और पर्स था जिसमें 6 से 7 हज़ार रुपये होंगे या 5 से 7 हज़ार। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर शहर के पुराने व प्रमुख बाजारों में खरीदारी के मद्देनजर होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। ये प्लान दीपावली तक लागू रहेगा। ट्रैफिक CI नीतू राठौर ने बताया कि ये ट्रैफिक प्लान सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर बाजार में ट्रैफिक पुलिस की भी तैनात कर दी गई है। पुलिस के ट्रैफिक प्लान के मुताबिक गांधी भवन चौराहे से नया बाजार और मदार गेट जाने वाले रास्ते की ओर ई-रिक्शा और चौपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नया बाजार पुरानी मंडी की ओर भी ई-रिक्शा और चौपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बाजारों में सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। कलेक्टर और SP के निर्देश पर क्लॉक टावर थाना और सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में कानून व ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जाब्ता तैनात किया गया है। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बाजार में जो भीड़ भाड़ रहेगी उसके लिए हमने अलग से एक्स्ट्रा जाब्ता भी लगाया है बाजार के अंदर पॉइंट्स पे, और जाब्ता को एक्स्ट्रा टाइम लेट तक ड्यूटी के लिए भी रखा है। पहले 8 बजे तक था, उसका टाइम भी बढ़ाया। इसके अलावा हम लोग जैसे बाजार के मेन जो बाजार है उसके अंदर 4 व्हीलर वगैरह बंद करेंगे। आवश्यक वैसे तो धनतेरस से करने, बट पहले अगर आवश्यकता हुई बाजार में ज्यादा भीड़ हुई तो पहले भी करेंगे। जैसे आगरा गेट से गणेश मंदिर की तरफ, चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, केसरगंज चक्कर, उससे बड़ा जिस एरिया में भीड़ भाड़ ज्यादा है तो उसमें 4 व्हीलर वगैरह बंद करेंगे। देश में प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में इस बार पशु मेले का आयोजन नहीं होगा। इससे नाराज होकर पशुपालकों ने आज पशु मेला लगवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पशुपालकों ने बताया कि कार्तिक माह के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेले में इस बार पशुओं की आवक नहीं होगी। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण पुष्कर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए थे। इस बार पशु मेले का आयोजन नहीं होगा। राज्य सरकार ने गायों में फैल रहे लंपी रोग और घोड़ों के गैलेंडर रोग के कारण पशु मेला आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे में साल भर पशु मेले का इंतजार कर रहे पशुपालकों का काफी आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि पुष्कर के पशु मेले में देश के विभिन्न कोनों से पशुपालक आते हैं और ऊंट, घोड़े, गाय व बैल आदि का
अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाकर उसका व्यापार किया जाता है। ऐसे में पशु मेला नहीं लगने से उन्हें काफी परेशानी होगी। ऐसे में पशुओं व लोगों की बड़ी संख्या में आवक नहीं होने से रौनक फीकी रहने के आसार हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें, जिला कलेक्टर अंशदीप ने बात आज की टीम को बताया कि आध्यात्मिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विख्यात इस पशु मेले में पशु आवक एवं पशु प्रतियोगिता के आयोजन को प्रतिबंधित रखा गया है। पहले पुष्कर मेला 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब लंपी रोग के कारण पशु मेला आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुष्कर मेले में देश भर से पशुपालक पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 2022 पुष्कर मेले को लगवाने के लिए, और पुष्कर मेला लगना इतना ज़रूरी है क्योंकि पशुपालक पूरे साल मेहनत करते हैं, और अगर वो इसी मंडी के ऊपर निर्धारित रहते हैं कि बोले अगर इसी मंडी लगेगी और इसी मंडी के अंदर उनके पशुओं का खरीद फरोख्त होएगी, अगर निरस्त कर देगी सरकार तो फिर आम पशुपालक जाएगा कहाँ। एक साल पशुपालक यही इंतजार करता है कि जब ये मेला लगेगा इस मंडी के अंदर जो पशुओं की खरीद फरोख्त करी जाएगी। अब एक साल अगर ये मेला नहीं लगेगा तो पशुपालकों को बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे आए हैं पुष्कर मेला जो अभी 2022 का नहीं लग रहा है पशुओं का, उसके संदर्भ में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए सरकार ने इसके अंदर बीकानेर के अंदर विज्ञप्ति लगा के ये अभी इन्होंने वहाँ पे खुद ने तो नीलामी लगाई घोड़ों की। अगर आज ग्लैंडर का और लंपी की बीमारी का ये दे रहे हैं तो साहब इसकी घोषणा तो करें साहब। ना तो लंपी है हमारे घोड़ों के अंदर, ना हमारे कोई घोड़ों के अंदर कोई दूसरी डिजीज़ है, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो है घोड़ों का मेला लगना चाहिए यहाँ पे। पॉलिथीन प्रतिबंध के बावजूद कई व्यापारी अब भी प्रतिबंधित पॉलिथीन का व्यापार कर रहे हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मंगलवार को छापेमारी कर मदारगेट स्थित एक व्यापारी से लगभग 300 किलो पॉलिथीन जब्त कर हजारों रुपए का चालान वसूला। नगर निगम ने सभी जोन में टीम बनाकर एक साथ 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। पॉलीथीन जब्ती का अभियान चलाकर जिला प्रशासन को नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार मदारगेट और केसरगंज में कई किलोग्राम पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई की गई। नगर निगम के जिम्मेदार ने बताया कि मदारगेट स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स की यहां से 300 किलो प्रतिबंधित थैलियां जब्त की गई। हालांकि पॉलीथीन बैन होने के बाद शहर के जागरूक लोग घरों से थैला लेकर निकलते हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय एवं आयुक्त महोदय नगर निगम अजमेर, हमारे प्रदूषण बोर्ड एवं नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा आज हमने जो है 3 दिन का महा अभियान चलाया गया है, जो 20 तारीख तक जारी रहेगा। जो कि आज हमने मदार गेट पे लक्ष्मी ट्रेडर्स के यहाँ पर 300 किलो हमने पॉलीथीन जो है जब्त की है, और अभी हम केसरगंज आए, यहाँ पे भी हमने लगभग 15 से 20 किलो जब्त की है। आगे भी अभी थोड़ी देर अभी और कार्रवाई करेंगे हम, और जब्त करने का साथ साथ हम चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं, और थैली जो है वो भी जब्त कर रहे हैं। लगभग 300 किलो हमने जब्त करके नगर निगम में भिजवा दी गई है। 20 से 25 किलो अभी केसरगंज में जब्त की है, और आगे भी हम अभी जब्त करते रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुष्कर कस्बे के बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रखने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर मंगलवार को उपखंड कार्यालय सभागार में मेला मजिस्ट्रेट और एसडीएम सुखाराम पिंडेल के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सीओ ग्रामीण इस्लाम खान, तहसीलदार संदीप चौधरी, पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा, थानाधिकारी डॉक्टर रवि सामरिया भी मौजूद थे। एसडीएम सुखाराम पिंडेल ने बताया कि पुष्कर मेले में भीड़ को देखते हुए 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक कस्बे के मुख्य बाजारों में दुकानदार द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखा तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले प्रशासन और पुलिस की तरफ से पैदल मार्च भी निकाला जाएगा और दुकानदारों में समझाइश भी की जाएगी। तो मेला 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आयोजित होगा, और मेले से पूर्व क्योंकि दीपावली से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। पुष्कर में पर्यटकों की है, चाहे वो दर्शनार्थी है, चाहे वो पुष्कर सरोवर में स्नान करने वाले श्रद्धालु है, उनकी आवाजाही ज़्यादा हो जाती है। तो आज पुलिस प्रशासन के साथ और यहाँ के स्थानीय जो व्यापार संघ के है, तीर्थ पुरोहित संघ के है और गणमान्य नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, और बैठक में यहाँ के जो व्यापार संघ के है और बाकी जितने भी संस्थान उनके लोगों से उनकी राय मशवरा भी ली गई, उनसे सलाह ली गई, जिसके आधार पर यह तय किया गया है कि 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक पूरे मार्केट में जो दुकान के बाहर जहाँ तक नाली का निर्माण है वहीं तक ही दुकानदार अपना सामान रख सकेंगे। उससे बाहर अगर कोई सामान रखेगा तो एक बार प्रशासन के द्वारा
पूरा एक मार्च निकाला जाएगा और लोगों से समझाइश की जाएगी और दोबारा उसके बाद में अगर किसी भी तरह का अतिक्रमण नाली क्षेत्र से बाहर पाया गया तो उसको जब्त कर लिया गया और जब्त करने के बाद उसमें जुर्माना राशि भी उनसे वसूल की जाएगी। ये आज से ही शुरू हो गया। आज ही विभिन्न व्यापार मंडल जो आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, वो जाके अपने व्यापारियों से आज ही मैसेज कन्वे करेंगे और दीपावली के बाद में ये व्यवस्थाएं कंटिन्यू लागू करते हैं। अगर अतिक्रमण नहीं हटाते तो किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो कानून अपना काम करेगा, जब्ती की कार्रवाई करेंगे, जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। उसको हमने मॉडल सफाई अभियान नाम दिया है और उसके तहत एक दिन में एक वार्ड की संपूर्ण सफाई करवाई जा रही है। हमने सभी व्यापारिक संगठनों से भी अनुरोध किया है कि वो नगर पालिका को अपने कार्य करने में सहयोग करें अधिक से अधिक। इसके अलावा जो रोशनी व्यवस्था है, सजावट की जो व्यवस्था है, उसको लेकर एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज व्यापारिक संगठनों से बात की गई है और उसमें जो भी जिसका भी संगठन का या प्रतिष्ठान का श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसको यहाँ ब्लॉक लेवल की कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर, नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान का वो कब से शुरू होगा? क्या अतिक्रमण इस मेले की व्यवस्थाओं के मद्देनजर अतिक्रमण लोग नहीं करें और जिन लोगों ने दुकानों के बाहर सामान रख रखा है उसके लिए हमने अनाउंसमेंट 2 दिन से लगातार नगर पालिका की ओर से करवाया जा रहा है और आज सभी व्यापारिक संगठनों की जनप्रतिनिधियों की एक मीटिंग का आयोजन ब्लॉक लेवल पे किया गया था। उसमें सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है। सभी ने आश्वस्त किया है कि इसमें हम पालिका और प्रशासन का सहयोग करेंगे। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।